चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आलोक जी, ये कांग्रेस के भीतर की तकरार, कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर हुई या तकरार जस की तस है सर? देखिए, मुझे लगता है कि आज उनके 4 वाक्य अभी एबीपी न्यूज पर मैं देख रहा था। उन्होंने कहा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और जिस तरह से मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट कर गए थे उसी तरह से मैं भी तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। और तीसरा सेंटेंस है, खट्टर जी हमारी चिंता ना करें, बीजेपी की चिंता करें। तो कौन सी तकरार है, कौन सी नहीं है, आज वो मीडिया हाउसेज में भी हैं, कल परसों के उनके प्रोग्राम जो हैं तमाम वो एरिया के भी लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी आज भी केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाकर और चुनाव लड़ना चाहती है। सही पकड़े हैं। देश के गृह मंत्री महोदय आज ये नहीं बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में रोमाना जी खड़ी हैं वहां पर करनाल में 9.5 वर्ष तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद 6 महीने फिर एक और मुख्यमंत्री रहा। उन्होंने पता नहीं आज तक रिजाइन भी दिया है कि नहीं। जेटली जी से जरूर पूछेगा कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि उनका स्टाफ अभी भी जस का तस बैठा हुआ है। बड़ा भ्रम की स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री अभी हैं कि नहीं है, केयर टेकर हैं कि केयर टेकर नहीं है। अरुण राजीव जेटली जी जरूर बता के जाइएगा। अब बात आती है कि जिस 10 साल तक एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों ने एक सीट का प्रतिनिधित्व किया, आज वहां से वो लड़ने से भाग गए। असली चीज तो ये है, आज जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि साहब वो दलितों का अपमान हो गया। हमारे तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित रहे हैं हरियाणा के, लगातार सीरीज में 4, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। इन्होंने अपने 10 साल में अमित शाह जी ने 5 अध्यक्ष बदले। कितने रोमांचक जी, 10 साल में सत्ता में रहते हुए 5 अध्यक्ष बदले और 5 में से एक भी दलित समुदाय से नहीं लिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो निर्लज्जता की भी, मतलब निर्लज्जता भी शर्मा जाएगी कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हम अब कहने लगे कि रामविलास शर्मा जी के आंसू पहुंचे क्या? अमित शाह जी, जरा रामविलास शर्मा जी का जो अपमान किया, तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान आपने कर दिया? क्या रामविलास शर्मा जी जिस तरह से फूट फूट के रोए, उसके ऊपर अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे? यहाँ पर एक तरीके से अपनी तरफ से कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया है हमारे दर्शकों के लिए। अब जवाब तो लीजिए ना। राजीव जेटली जी का रुख करते हैं। राजीव जेटली जी, फिर ये वो दलितों के अपमान वाला दाव बीजेपी का उल्टा आपके गले तो नहीं पड़ गया? अब देख लीजिए वो किस तरीके से अपने राज्य के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जिक्र करके कह रहे हैं कि ये दलितों के अपमान करने का काम कौन करता है। बीजेपी अपने गिरबान में जरा झांक ले। राजीव जी बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। कम से कम एक बात तो पुख्ता हो गई रोमाना, हम बार बार एक ही बात तो बोलते आ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पिता पुत्र का चुनाव है, बाप बेटे का चुनाव है। और अब तो हम नहीं कह रहे हैं, अब ये बात तो कुमारी शैलजा बोल रही है। एक बार उनके मुंह से निकलवा दीजिए कि मैं उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो इससे बात क्लियर हो जाएगी, चुनाव कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए, मतलब हुड्डा साहब को स्वीकार करने को कुमारी शैलजा ही तैयार नहीं है, तो आप सोचिए कि प्रदेश की जनता कैसे तैयार हो जाएगी। अरे जब कांग्रेस के बड़े लीडर जो खुद के उनके मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें उन पर विश्वास नहीं है, जो प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश की जनता के ऊपर आप कैसे छोड़ सकते हैं कि आप इनको स्वीकार कर लीजिए? भाई दलित नेता हैं और उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए। बार बार पूछा जा रहा है उनसे कि आप मुख्यमंत्री को स्वीकार करते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही हैं। अब या तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल दे, दीपेंद्र हुड्डा जी बोल दे कि हमारी छोटी बहन है, जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले कि हम स्वीकार करते हैं कि शैलजा जी हमारी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट होनी चाहिए, या ये बोल दें कि मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है ना, चाहे वो दलित समाज का है, चाहे वो जाट समाज का है, दोनों में से कोई एक दूसरे को स्वीकार करेगा ना। मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। सुन रहे हैं आप आलोक जी? वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, रार है कांग्रेस पार्टी के भीतर, कुमारी सैलजा नहीं स्वीकार कर रही है नेतृत्व हुड्डा जी का, फिर हरियाणा की जनता कैसे कर लेगी हुड्डा जी को सीएम के तौर पर स्वीकार? जवाब दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी ने भी हुड्डा जी को कहा है कि हुड्डा जी का नेतृत्व आप स्वीकार करें। हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं और सीएलपी लीडर के तौर पर सभी को स्वीकार हैं। वो सीएम कौन बनेगा विधायक तय करेंगे और हाईकमान मिलकर तय करेगा। अब बात आती है कि मैं राजीव जेटली जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने कम से कम ये तो मान लिया कि सीएम तो हमारा ही बन रहा है और ये चाहते हैं कि वहां पर दलित सीएम बन कैंडिडेट बोला। तो राजीव जी आपकी बात को जरूर हाईकमान तक। अरे मैं तो एक बार को मान लूं, आलोक भाई, मैं तो एक बार मान लूं, कुमारी शैलजा तो मानने को तैयार नहीं है ना। अरे भाई मैं तो यही तो कहूं, बीच में बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। राजीव जी आपको पता है मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। राजीव जी मजा नहीं आएगा। स्टूडियो में नहीं हूँ। राजीव जी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी पे अपनी बात रखिए। राजीव जी प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ, आलोक जी अपनी बात वन बाय वन करेंगे तो अच्छा रहेगा। राजीव जी ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि सीएम कैंडिडेट और पीएम कैंडिडेट ये सब जो बीजेपी में होते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ विधायक जब जीत के आते हैं और हाईकमान सब मिलकर तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। 9.5 वर्ष तक एक सीएम ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद उसको हटा दिया, उसको होर्डिंग पोस्टर सब जगह से हटा दिया। आज वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। करनाल तो एक अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है जहां से 10 साल तक मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया हो, वहां से मुख्यमंत्री छोड़कर भाग रहे हैं। हमने तो कई सवाल पूछे, भाई 10 साल में आपने 5 अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक को भी बना दें? आप केवल और केवल दूसरों पर आरोप लगाएंगे। जिन अशोक तंवर जी की बात कर रहे हैं वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पीसीसी के 5 साल अध्यक्ष रहे, सांसद रहे।
अब उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपमान हो गया, अपमान हो गया। अरे मोदी जी, आप और अमित शाह जी दोनों मिलकर अशोक तंवर को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? हरियाणा का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर चलेगा दीजिए। अशोक तंवर जी, उनको कुमारी सैलजा कांग्रेस उम्मीदवार ने पटकनी दी और कुमारी सैलजा जो है वो सिरसा से सांसद चुनी गई। मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी, और रिकॉर्ड मतों से हराया, रिकॉर्ड मतों से। शॉर्ट में जवाब दे दो 30 सेकंड में, उसके बाद आप आगे बढ़ लीजिए। राजीव जी मेरा सवाल तो सुनिए ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी मेरा सवाल तो सुनिए ना। आप लोग कांग्रेस के भीतर तो कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा से कह दो कि वो मान लें, जबकि कांग्रेस की तरफ से तो मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट भी फॉर्मली नहीं किया गया। वहां दूसरी तरफ आप लोगों की पार्टी में आप लोग तो खुलकर कह रहे हैं नायब सिंह सैनी हमारे सीएम के चेहरे हैं, और बावजूद इसके अनिल विज साहब जैसे बड़े नेता बीजेपी के, राव इंद्रजीत जैसे केंद्रीय मंत्री, वो सब सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सर इसका क्या मतलब? आप क्या भी रहा है सीएम की कुर्सी पर? हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट करा, नायब सिंह सैनी हमारे सीएम होंगे, बहुत क्लियरली बोल दिया गया है। हमारे होम मिनिस्टर द्वारा बोल दिया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बोल दिया गया, सबने बता दिया। लेकिन आप, मैं बता रहा हूं, मेरे को तो ये बात में वही तो कह रही हूं, उसके बावजूद अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत तक सब सीएम की कुर्सी पर दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, जो भी विधायक होगा वो इच्छा पाल सकता है इस बात की। लेकिन मुद्दा ये है, इन्होंने कहा कि हमारे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे, भाई ऐसे नहीं गए, वो गर्दन तोड़ दी थी उनकी, उठा के मन से नीचे फेंक दिया था, इसलिए गए वो पार्टी छोड़ करके। और यही पीड़ा तो अभी कुमारी शैलजा के मन में है, इसलिए वो नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप चैनल के ऊपर बैठे हैं, हम कम से कम एक बात तो हो सकती है, अरे नकली ही चाहिए, हाइपोथेटिकली कैसे भी करके एक्सेप्ट तो कर ले एक बार। ये मैं हुड्डा साहब को पसंद करती हूं। अब सोचिए, अगर एक मेंबर पार्लियामेंट जिसके नीचे 9 सीटें आती हैं विधानसभा की, उन्हीं को हुड्डा साहब पसंद नहीं है, तो वो 9 सीटों के अंदर लोग क्यों पसंद करेंगे बताइए? उनकी लीडरशिप तो वही दे रही है ना, वहां की मेंबर पार्लियामेंट तो वही है। अब ये बताइए, 9 सीटें ऐसी हैं जो रोहतक से आती हैं, जहां से हुड्डा साहब आते हैं, जब वो लोग मानने मुझे अच्छा लग रहा है, कुमारी सैलजा के लिए आपकी इतनी हमदर्दी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन उस पर भी जरा मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूं, उस पर भी जरा प्रतिक्रिया दें। जो कुमारी सैलजा ने कहा है कि बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपनी पार्टी की फिक्र करें, तो बीजेपी अपनी पार्टी की फिक्र कम कर रही है क्या? कुमारी सैलजा ये क्यों कह रही है? रोमाना, मैं इस बात को साइड में कर देता हूं। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। 9 सीटें रोहतक लोकसभा में भी आती हैं। रोहतक लोकसभा वालों से वो पूछ लीजिए कि वो कुमारी सैलजा का जो है नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं ये तो कह रहा हूं, सिरसा वाले इनको स्वीकार नहीं कर रहे और ये वाले सिरसा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो बहुत क्लियर हो गया दलित चेहरा कहां पसंद है इनको। और अगर इनको दलित पसंद नहीं है, तो दलितों को ये पसंद है क्या? यही तो पूछ रहा हूं मैं, प्रश्न तो यही है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? यहाँ मामला रोहतक वर्सेस सिरसा का बना दिया बीजेपी ने आलोक जी, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा नहीं एक्टिव, मतलब दलित विरोधी ये नैरेटिव कांग्रेस का, इसी को लेकर वो घेराबंदी कर रहे हैं आपकी। घेराबंदी नहीं, अंग्रेजों से सीखा है बीजेपी ने कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल करना है। जिलों को बांट दो, जातियों को बांट दो, जहां धर्म का कार्ड ना चले वहां कुछ और चीजें बांट दीजिए, ठीक है, हिसार वर्सेस सिरसा कर दीजिए, सिरसा वर्सेस रोहतक कर दीजिए। ये इनकी पुरानी पैंतरेबाजी है। मैं तो कह रहा हूं, राजीव जेटली जी काफी सीनियर हैं वहां बीजेपी में, पहले ये भी शायद इनेलो में थे। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि आप आज कहिए ना कि दलित को हम बनाएंगे सीएम, कहिए जरा। अमित शाह जी से कहलवा दीजिए, किसान परिवार किसी भी राज्य के लिए कहलवा दीजिए। हरियाणा, अरे भाई हरियाणा छोड़ दीजिए। राजीव जी आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आपके बीच में वो नहीं बोलते हैं। आलोक जी आइए अपनी बात रखिए, फिर राजीव जी आपके पास आऊंगी प्लीज। यही प्रॉब्लम है। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि कहीं पर भी जाते हैं तो फंस जाते हैं। अमित शाह जी तो बोलकर चले गए, अब प्रवक्ता कैसे डिफेंड करें उस चीज को? अब यहाँ 5-5 इन्होंने अध्यक्ष बनाए, उसमें से एक दलित नहीं बनाया। आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वही बेचारा 1 लाख रुपए की रिश्वत में, वो कौन थे, बंगारू लक्ष्मण जी, वो फंसवा दिए। सुना अंदर के ही किसी ब्राह्मण के कैंडिडेट ने फंसवा दिया उनको। अब ये कह रहे हैं कि साहब आप बताइए ना, बीजेपी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित हुए? एक हुआ, वो भी 1 लाख रुपए की रिश्वत में अंदर जेल पहुंच गया। ये लोग भी किस मुंह से दलितों की बात करते हैं, मतलब समझ नहीं आती हमें तो बात। अब अनिल विज पे कोई उत्तर नहीं देंगे, ठीक है, मैं राजीव जी का उत्तर नहीं देंगे। ओबीसी के लिए हमारा ओबीसी है, किसान है। चुनाव अब अनिल विज साहब ने क्या गुनाह किया कि अनिल विज को नहीं बना रहे हैं? और कहा 2024 में स्कोर जो है वो बिल्कुल बराबरी का हो गया राजीव जी, आपकी और कांग्रेस के बीच में 5-5 का। और जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इस बार दलित वोटर वो बड़ी संख्या में बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। करीब 60% से ज्यादा दलित एक मुश्त कांग्रेस के पाले में गया है। 2024 लोकसभा चुनाव सीएसडीएस के आंकड़े में बता रही हूं। क्या इसी वजह से ये दलित वाला कार्ड खेला जा रहा है? कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है दलितों के बीच? राजीव जेटली, जब इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कुमारी, जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, दलित विरोधी प्रोपेगेंडा, उस टाइम पे कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही थी। अगर वो चुनाव ना लड़ रही होती और विधानसभा का चुनाव होता तो शायद इनके कपड़े खोल देती, उजागर कर देती है इसकी हकीकत क्या है इसके पीछे की। जो अब काम कर रही है पहले कर चुकी होती और पता चल जाता कि कांग्रेस कितना दलित प्रेम रखती है, क्योंकि ये तो बार बार लाल किताब लेकर के घूम रहे थे। उन्हें थोड़ी पता था कि हमारे अंदर बैठे लीडर जो उनसे वो प्रताड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, उनकी बेचारों की गर्दन टूट चुकी है, उनके हाथ टूट चुके हैं। उन्हें थोड़ी पता था। तो दलित समाज को भी जागरूक हुआ है, उसे मालूम है
कि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है हमें। जब वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो उनको एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? बात घूम फिर के आती है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं आलोक शर्मा जी से, एक ही बात छोटी सी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पसंद हैं? अगर हैं तो हाँ कर दें, और अगर नहीं है तो हुड्डा साहब से पूछ लें। नहीं, आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं लगातार। जितनी बार मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप बार बार हुड्डा वर्सेस शैलजा बना रहे हैं ना। कभी रोहतक बनाम सिरसा के जरिए, कभी दलित वर्सेस जाट के जरिए। तो क्या पूरी की पूरी आलोक जी रणनीति बीजेपी की यही नजर आ रही है कि कांग्रेस जाटों के जोर पर लड़ ले चुनाव, लेकिन दलितों पर कांग्रेस का जोर हम नहीं रहने देंगे, और कुमारी शैलजा के जरिए ये दलित कार्ड बीजेपी का? अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है पूरी तरह से छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है, और 10 साल तक जिस निकम्मी सरकार ने कोई काम नहीं किया वो क्या करेंगे? अंत में आकर वो यही काम कर सकते हैं। वो यही करेंगे कि जातियों में बांटिए समाज को, धर्म में बांटिए, अमीर गरीब में बांटिए, रोहतक और सिरसा में बांटिए, यही कर सकते हैं वो। पूरे इस एबीपी न्यूज के शो में एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने 10 साल तक काम किया है। अच्छा, इस और पे काम मैं डिस्कशन कर सकता हूं। वो कह रहे हैं साहब वहां उनके घर में लड़ाई है इसलिए हमारा घर आबाद हो जाएगा। नहीं, हमारा घर इसलिए आबाद हो जाएगा कि उनके घर में लड़ाई है। अरे भाई, हमारे घर में तो लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस घर में आपने हमने घर पूरा संवार कर आपको दिया था हरियाणा का, वो हरियाणा तो आपने बर्बाद कर दिया उस घर को। आज आप अपनी सीट पर मुख्यमंत्री रहते हुए सीट बदलनी पड़ रही है। आप बताइए ना, करनाल। चलिए ठीक है, एक एक करके मेरी बात सुनिए, दामाद जी को क्लीन चिट भी आपकी सरकार ने दी थी। सिरसा तो बहुत हो गया। नहीं, रोमाना जी बहुत अच्छा विषय लिया। राजीव जेटली, जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार वो करनाल जिसने दो मुख्यमंत्री चुनकर दिए, पहले मनोहर लाल खट्टर फिर नायब सिंह सैनी, क्या शिकायत हो गई करनाल से? मुख्यमंत्री की सीट क्यों बदल दी? इसका जवाब दे दीजिए राजीव जी, ये लोगों के मन का भी सवाल है करनाल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात तो यह कि करनाल से जो हमारे कैंडिडेट थे जगमोहन आनंद, वो बहुत लंबे वक्त से करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। आज तक उनको टिकट नहीं मिली थी, पेंडिंग चल रहा था। तो देखिए, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट चेंज करी कि जिनका अधिकार बनता है उनको टिकट देनी चाहिए, उनको ये सीट देनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी यहाँ करनाल से ही लड़ना चाहते थे। पहले मनोहर लाल खट्टर ने हक मारा हुआ था उनका, उन नेता का, आपकी पार्टी के, जिनको अभी आप हक दे रहे हैं, पहले उनका हक मारा हुआ था आप लोगों ने, मनोहर लाल खट्टर ने, और फिर नायब सिंह सैनी ने उपचुनाव लड़वा देते उनको, फिर 6 महीने पहले लड़वा देते उनको वहां से। बता रहा हूँ, स्वेच्छा से उन्होंने अपनी टिकट छोड़ी थी, अपनी सीट छोड़ी थी, आज मांगी है तो उनको वापस दी गई है। और नायब सिंह सैनी गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, किसी भी सीट पर जाकर चुनाव लड़ेंगे वहां से भारी मतों से जीत करके आएंगे, उन्हें मालूम है। तो मेरी किसी की एक सीट दिखानी थी तो थोड़ी सी नायब सिंह सैनी के लिए भी दिखा देते हैं। नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने कैसे चले गए लिस्ट पहले आने से पहले कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, जबकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं, इनको लाडवा भेजेंगे। वो कह रहे थे मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। सर, उनकी भी थोड़ी सी मान लेते हैं। इससे तो एक बात स्पष्ट होती है ना कि यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जो डिसाइड करती है हर व्यक्ति को वही फॉलो करना पड़ता है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ हमारे यहाँ तो दायित्व दिए जाते हैं, कोई चुगलाट तो है नहीं। जैसे आप आगे सोचिए ना, पार्टी में डिफरेंस है बीजेपी और बीजेपी में सब अनुशासित सिपाही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को बोला तुम्हें सीट बदलनी पड़ेगी, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं करनाल छोड़ देता हूं। मुख्यमंत्री को बोला तुम लाडवा जाओ, ठीक है जी मैं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा। एक जानकारी बस दर्शकों को दे दूं, 2014 से 2024 ये जो 10 साल हैं, 4 बार चुनावी समर में उतरे हैं नायब सिंह सैनी, और चारों बार अलग अलग सीट से। जी सर, आइए जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के थे लोकसभा में, वो भी इन्हीं की पार्टी की रणनीति होगी। 28 लोग इस बार जो इनके हैं, 90 में से वो दल बदलू हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं। तो मतलब ये पार्टी विद डिफरेंस है क्या? इसी को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। एक आदमी एक स्टेट में 4 बार चुनाव लड़ता है और जीतता है, और उसके बाद वो अपनी सीट छोड़कर भाग जाता है। क्या यही पार्टी विद डिफरेंस है? क्या यही परफॉर्मेंस है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सब बहानेबाजी है। करनाल का भी भट्टा बैठाया हुआ है। एबीपी न्यूज के पीछे जो दर्शक हैं वो भी बताएंगे कि क्या हालत इन लोगों ने कर दी है, और अब ये हार रहे हैं तो तमाम तरह की बहानेबाजी बना रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।